Hello students, today we will discuss divisible profit and dividend। आज हम विभाजन योग्य लाभ और लाभांश को डिस्कस करेंगे। देखिए, वर्तमान वाणिज्यिक युग में हर बिजनेस का मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होता है। संस्था के द्वारा अपनी जो कैपिटल है उसके इन्वेस्टमेंट और उठाए गए जोखिम से जो भी इनकम होती है या जो रिवार्ड मिलता है उसी को हम प्रॉफिट कहते हैं। संस्थाएं अपने टोटल प्रॉफिट को जो शेयर होल्डर होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं, बल्कि जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी होती है उसके लिए कुछ अमाउंट रिजर्व करके रखा जाता है या किसी अदर टाइप से उसको स्टोर करके रखती है, जिससे कि जो भविष्य में अनसर्टेनिटी है उसको आसानी से फेस कर सके। इसके बाद बचे हुए लाभ को अपने शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाता है। इसे ही हम डिवाइजिबल प्रॉफिट कहते हैं। डिवाइजिबल प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट होता है जिनमें कंपनी के शेयर होल्डर के बीच में डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाता है। डिवाइजिबल प्रॉफिट की एक डेफिनेशन देना कठिन है, लेकिन फिर भी कुछ जजिस हैं उन्होंने इसको डिफाइन किया है। ब्यूनस आयर्स ग्रेट सदर्न रेलवे कंपनी लिमिटेड ने बताया है कि विभाजन योग्य लाभ का मतलब एक ऐसे लाभों से है जो संचित या संचालकों की इच्छा के अनुसार आवश्यक प्रबंध करने के बाद लाभांश के रूप में बचे। सभी लाभांश विभाजन योग्य नहीं होता, सिर्फ वे लाभ जो कि लीगली अंशधारियों में बांटे जाते हैं उन्हीं को हम डिवाइजिबल प्रॉफिट कहते हैं। लाभांश के लिए प्राप्त लाभ से आशय उस शुद्ध लाभ से है जो संचालकों द्वारा विधिवत की गई कटौतियों के बाद रहते हैं। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि विभाजन योग्य लाभ ऐसे लाभ हैं जो कि अंशधारियों में बांट दिया जाता है। इसका निर्धारण करते समय लेखाकर्म के सिद्धांत मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो भी वैधानिक व्यवस्थाएं हैं, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम और जो न्यायालयों के निर्णय हैं, इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। विभाजन योग्य लाभ और न्यायाधीशों के कुछ डिसीजन हैं। डिवाइजिबल प्रॉफिट एंड वेरियस जजमेंट, लाभ के किस भाग को लाभांश के रूप में बांटा जाए, इस संबंध में न्यायाधीशों ने अपने अपने विचार दिए हैं। ली बनाम न्यूसैटिक एल्फार्ड कंपनी लिमिटेड ने ये डिसीजन दिया है कि अगर कंपनी के अंतर्नियम ये आज्ञा देते हैं तो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो नाशवान संपत्ति के ह्रास के संबंध में जो प्रबंध है वो किए बिना ही लाभांश बांट सकते हैं। कंपनी अधिनियम इस प्रकार के लाभांश वितरण पर कोई रोक नहीं लगाता। बन्ना बनाम जनरल कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड 1894 के मामले में ये डिसीजन दिया है कि ट्रस्ट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट से होने वाली लॉस को पूरा करे। अगर किसी वर्ष एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो ट्रस्ट बिना विनियोग की हानि को पूरा किए इसको लाभांश के रूप में बांट सकता है, लेकिन कंडीशन यही है कि वो अंतर नियमों के अपोजिट ना हो, अंतर नियमों के अगेंस्ट ना हो। इस मामले में ये भी क्लियर किया गया कि चल संपत्ति पर ह्रास जरूर काट लेना चाहिए और इसके बाद ही डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ऐसे ही स्टैपली बनाम रीडर्स ब्रदर्स लिमिटेड 1924 के मामले में ये डिसीजन दिया गया कि अगर लाभांशों में से असेट्स को रिटर्न ऑफ किया गया है तो ऐसी असेट्स को जिनको कि अधिक वैल्यू पर दिखाया गया है उन्हें भी राइट ऑफ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑडिटर्स ड्यूटीज़ रिगार्डिंग डिविजिबल प्रॉफिट। विभाजन योग्य लाभ से संबंधित अंकेक्षण के क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो देखिए, अंकेक्षक की ड्यूटी है कि वह विभाजन योग्य लाभ के संबंध में कंपनी के सीमा नियम अंतर नियमों में जो नियमों की व्याख्या करें और ये देखें कि नियमों को फॉलो किया गया है नहीं किया गया है। लाभांश का वितरण एक बड़ी सीमा तक कंपनी की अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, इसलिए ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि वह केवल कंपनी के सीमा नियम और अंतर नियमों की ही जांच ना करे, बल्कि उन सभी परिस्थितियों को भी ध्यानपूर्वक समझे जिसके अंतर्गत लाभांश की घोषणा की गई है। ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि आयगत लाभों के वितरण से पहले आयगत हानियों को घटा दिया गया है या नहीं। अंकेक्षक को साथ में ये भी देखना चाहिए कि पूंजीगत लाभों के वितरण से पहले पूंजीगत हानियों को राइट ऑफ किया गया है या नहीं किया गया है, लेकिन ये जानकारी जरूरी नहीं है कि पूंजीगत हानियों को वितरण करने योग्य आयगत लाभों में से किया जाए। और ये भी आवश्यक नहीं है कि चालू वर्ष के लाभ में से गत वर्ष की आयगत हानियों को घटाने के बाद ही लाभांश वितरित किए जाएँ। अगर चालू वर्ष के आयगत लाभ को बिना गत वर्ष की आयगत की हानि काटे वितरित कर दिया जाता है तो इसे
पूंजी में से लाभ का वितरण नहीं कहेंगे। जो भी लाभ घोषित किए जा रहे हैं क्या वास्तव में कंपनी ने अर्जित कर लिए हैं या नहीं। कोई कंपनी भावी आशा में लाभ घोषित नहीं कर सकती, तो इस बात का भी अंकेक्षक को ध्यान रखना चाहिए। कंपनी लाभांशों को घोषित एवं देने के बाद क्या कंपनी के पास इतना अमाउंट बचेगा कि वह अपने और जो पेमेंट्स हैं उनको लौटा सकेगी। इसलिए ऑडिटर को इस संबंध में भी कंपनी की जो नकदी है उसके बारे में अपनी संतुष्टि कर लेनी चाहिए। अगर कंपनी अंशों के रूप में लाभांश का भुगतान करना चाहती है तो अंकेक्षक को कंपनी के अंतर नियम देखकर ये पता लगाना चाहिए कि वास्तव में कंपनी लाभांश का भुगतान अंशों में कर सकती है या नहीं कर सकती है। अंकेक्षक को कार्यवाही विवरण पुस्तिका देखकर इस बात का पता लगाना चाहिए कि डिविडेंड की रेट क्या है। ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि कंपनी एक्ट में डिवाइजेबल प्रॉफिट और डिविडेंड के रूप में जो नियम दिए गए हैं उनका पालन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि डिवाइजेबल प्रॉफिट और डिविडेंड के संबंध में समय समय पर जो जजेस ने डिसीजन दिए हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए ताकि लाभांशों की सूटेबिलिटी और जो सत्यता है उसको पता लगाने में सहायता मिल सके। डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में कुछ लीगल प्रोविज़न भी किए गए हैं। जैसे कंपनी एक्ट की धारा 205 के अकॉर्डिंग कंपनी किसी भी फाइनेंशियल ईयर्स के लिए उन लाभों में से लाभांश घोषित कर सकती है, उनका भुगतान कर सकती है जो धारा 205(2) के अकॉर्डिंग हिरास का आयोजन करने के बाद बचते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के बिना विभाज्य लाभ हैं तो इन लाभों में से इस प्रकार हिरास का प्रोविज़न करने के बाद बचे हुए लाभों में से लाभांश घोषित किया जा सकता है या उस धन से जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार ने अपने दी गई गारंटी के अनुसार लाभ वाले के लिए दिया हो लाभांश घोषित किया जा सकता है। और जब केंद्र सरकार ये महसूस करती है कि हिरास का प्रबंध किए बिना लाभांश बांटना जनता के हित में है तो वह ऐसा करने के लिए आज्ञा दे सकती है। कंपनी एक्ट 1974 के बाद हिरास का प्रावधान करने के बाद एक निश्चित राशि जो 10% से अधिक नहीं हो सकती संचय में हस्तांतरित करने के बाद शेष लाभ को अंशधारियों में बांटा जा सकता है। कंपनी लाभांश का भुगतान केवल नकद में ही करती है, लेकिन पूर्णतः अधिलाभांश अंशों के निर्गमन के लिए और कंपनी के सदस्यों द्वारा लिए गए अंशों की प्रदत्त राशि के भुगतान के लिए कंपनी के लाभों या संचयों का पूंजीकरण किया जा सकता है। कंपनी द्वारा लाभांश केवल रजिस्टर्ड शेयर होल्डर या उनके द्वारा निर्धारित व्यक्तियों या बैंकर्स को दिया जाता है। यदि धारा 144 के अनुसार अंशों के अंश अधिपत्र निर्गमित किए गए हैं तो लाभांश ऐसे अधिपत्र वाहकों को और उनके बैंकर्स को दिया जाएगा, अन्य अदर व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। लाभांश का भुगतान लाभांश घोषित होने पर 42 दिन के अंदर अंशधारियों को कर दिया जाना चाहिए। लाभांश अधिपत्र उन्हें वापस कर दिए जाने चाहिए, भेज दिए जाने चाहिए और हर दोषी अधिकारी को 7 दिन की सज़ा मतलब 7 साल की सज़ा और आर्थिक दंड भी लगाना चाहिए। परंतु कुछ कंडीशन है जिसमें दंड नहीं दिया जा सकता। जब अगर लाभांश के पेमेंट के संबंध में कोई कानूनी बाधा है तो कोई भी आर्थिक दंड नहीं दिया जाएगा। जहां लाभांश के अधिकार में विवाद है वहां कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। अगर लाभांश घोषित होने के 42 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया जाता या लाभांश अधिपत्र निर्गमित नहीं किए जाते तो कंपनी लाभांश की इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को 42 दिन समाप्त होने के बाद 7 दिन के अंदर एक पृथक खाते में ट्रांसफ़र करना होगा, जिसे अदत्त लाभांश खाता कहते हैं। अगर कंपनी इस अदत्त लाभांश की राशि को इस खाते में ट्रांसफ़र नहीं करती तो उसे इस गलती के लिए 12% की रेट से इंटरेस्ट देना होता है। अगर इस खाते में ट्रांसफ़र की गई राशि को 3 साल के अंदर नहीं मांगा जाता तो इस राशि को केंद्रीय सरकार के सामान्य लाभगत खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती तो हर दोषी अधिकारी को 500 रुपये रोजाना के हिसाब से पनिश किया जाता है। धारा 93 के अनुसार अगर कंपनी को उसके अधिनियम आज्ञा दें तो वह अंशों पर जिनके संबंध में अदर अंशों की अपेक्षा राशि भुगतान कर दी गई है तो भुगतान की हुई राशि के अनुपात में अधिक लाभांश दे सकती है। कंपनी अपनी साधारण सभा में लाभांश घोषित करती है जो उस धनराशि से अधिक नहीं हो सकता जिसके लिए डायरेक्टर बोर्ड ने सिफारिश की है। अगर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही समझे तो वित्तीय वर्ष के बीच में भी लाभांश घोषित कर सकता है, जिसको हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। अगर संचालक मंडल सही समझे तो लाभांश की घोषणा से पहले
लाभों में से कोषों का निर्माण कर सकती है। लाभांश की घोषणा और भुगतान चुकता पूंजी के अनुपात में किया जाना चाहिए। इस संबंध में याचना की जो अग्रिम राशि है उसको प्रदत्त पूंजी नहीं माना जाएगा। लाभांश की राशि से अदत्त याचना समायोजित कर सकते हैं। लाभांश घोषित करने वाली कंपनी अपनी साधारण सभा में ये निर्देश दे सकती है कि लाभांश का भुगतान विशिष्ट संपत्तियों के वितरण द्वारा किए जाएं। अंशधारियों को देय लाभांश उनके रजिस्टर पते पर या उनके द्वारा जो चेक है ऑर्डर चेक वो भेजकर किया जा सकता है। संयुक्त अंशधारियों की दशा में किसी एक अंशधारी को लाभांश दिया जा सकता है और उसकी रसीद प्राप्त की जा सकती है। अधिनियम में दी गई वांछित विधि के अनुसार अंशधारियों को लाभांश भुगतान की सूचना दे दी जाती है। अगर लाभांश की कोई राशि बकाया है तो कंपनी इस पर ब्याज नहीं देगी। पूर्वाधिकार अंश अधिनियम के बारे में बात करें तो जो पूर्वाधिकार अंश 1 अप्रैल 1960 से 60 से पहले निर्गमित किए गए थे और कर मुक्त थे और उनमें 30% और कर देय अंशों में 11% लाभांश जोड़ दिया जाता है, किंतु 1 अप्रैल 1960 के बाद निर्गमित किए गए स्थायी लाभांश वाले पूर्वाधिकार अंशों में कुछ नहीं जोड़ा जाता। प्रत्येक कंपनी के सीमा नियम और अंतर नियमों में डिवाइजेबल प्रॉफिट निकालने के लिए विशेष नियम लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी इसमें संचालकों के लिए कुछ आदेश देते हैं जिनके आधार पर वे लाभों के संचय की व्यवस्था या अन्य कोई आयोजन करने के बाद लाभांश की सिफारिश कर सकते हैं। न्यायालयों के निर्णयों में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पूंजी को लाभांश के रूप में बांटना ठीक नहीं है और न ही वर्तमान वर्ष के लाभों में से गत वर्ष की हानियों की व्यवस्था किए बिना लाभांश बांटा जा सकता है। वास्तव में लाभांश वितरण से पहले भविष्य की आकस्मिक घटनाओं के लिए संचय बनाना अत्यंत आवश्यक है। पूंजीगत लाभ क्या होते हैं? ऐसे लाभ जो व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया से उपार्जित नहीं होते बल्कि अदर सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, ऐसे लाभों को हम पूंजीगत लाभ कहते हैं। ऐसे व्यवसाय में होने वाले लाभ जो खरीद लिया गया हो और व्यवसाय प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पहले हुआ हो, ऐसे लाभ को हम पूंजीगत लाभों में शामिल करेंगे। साधारणतः पूंजीगत लाभों को बांटा नहीं जाता है क्योंकि ये व्यापारिक लाभ नहीं होते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।